नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सबको। ये है हमारे CUET के प्रेपरेशन लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के एंड माइक्रो मैक्रो कंप्लीट कर लिया है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमने फर्स्ट यूनिट कवर किया जिसमें हमने 3 चैप्टर्स की बात की, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस को समझा। आज हम नया यूनिट डिस्कस कर रहे हैं करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम टोटल 6 चैप्टर्स की बात करने जाएंगे। 6 चैप्टर्स में जैसे पॉवर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आज हम सिर्फ 3 चैप्टर्स कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 3 चैप्टर्स कवर करेंगे, यानी कि इस यूनिट को हम ए पार्ट एंड बी पार्ट में कवर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा टॉपिक आ जाता है? पॉवर्टी का टॉपिक आ जाता है। 11th-12th में जब हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा है तो कई बच्चों के सिलेबस से पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर 2 ऐसे चैप्टर्स थे जिन्हें निकाल दिया गया था। तो अब हम पॉवर्टी चैप्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे ताकि बिल्कुल जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल क्लियर रहे, राइट। तो सबसे पहले पॉवर्टी, गरीबी की बात हो रही है। पॉवर्टी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। प्रेजेंटली सबसे बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। बहुत अबंडेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन गरीब है, पुअर है। पॉवर्टी हमारे पास 2 तरीके की होगी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। पॉवर्टी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। देखो नाम ही क्या सजेस्ट कर रहा है, एब्सोल्यूट, यानी कि जो बिल्कुल ही गरीब है, बिल्कुल ही जो पुअर लोग हैं। रिलेटिवली गरीब कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मान लेते हैं इंडिया का आम लिविंग स्टैंडर्ड उन लोगों का है, आम जो खाने पीने का खर्चा लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो लोग हैं जो हर महीना 5,000 रुपए कमाते हैं। तो अगर कोई 4,000 रुपए कमा रहा है, 3,000 रुपए कमा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये रिलेटिवली पुअर है। अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी पॉपुलेशन जो 5,000, 10,000, 20,000 कमा रही है, उनसे क्या है, ये पुअर है। ये रिलेटिव हमेशा कंपैरेटिवली देखा जाता है। एब्सोल्यूट पुअर या एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जा रहा है एक ऐसी सिचुएशन को जो लोग गरीब ही हैं, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही मीट नहीं कर पा रहे हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज यूज्ड टू रेफर poverty conditions where an individual is not in a position to acquire even the most basic commodities to sustain life and other normal activities. Relative poverty is a comparative picture, compare कर रहे हो of poverty between 2 individuals of regions or countries. The focus here is on comparing the living standard. Basically यही जो हमने एग्जाम्पल लिया इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो अमेरिका का एक बिल्कुल जो लो से लो गरीब इंसान है, वो महीने का 10,000 रुपए खर्चा करता है, 10,000 रुपए कमा पाता है। लेकिन उसी कैटेगरी के, अगर हम उसी सोशल पिरामिड के जो बिल्कुल बॉटम लेवल लोग हैं वो इंडिया के चेक करते हैं, तो वो मान लो 2,000 रुपए कमा रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे कि ये रिलेटिवली पुअर है। ऐसे अब 2 सिटीज, 2 स्टेट्स, 2 कंट्रीज, कोई भी कंपैरिजन यहां पर कर सकते हो। कंपैरेटिव फैक्टर इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। देन पुअर को हम रूरल एंड अर्बन, गांव के जो गरीब लोग हैं, शहरों के जो गरीब लोग हैं, उनमें बांट सकते हैं। अगेन पुअर को हम क्रॉनिक और ट्रांजिट पुअर में बांट सकते हैं। क्रॉनिक होगा जो स्ट्रक्चर में गरीब ही है, गरीब ही रह रहे हैं, ज्यादातर गरीब ही रहते हैं, कोई उनका एक बेटर अपॉर्चुनिटी वाला या बेटर लाइफस्टाइल वाला टाइम आता ही नहीं है। एंड ट्रांजिट पॉवर्टी या टेम्पररी पॉवर्टी उसे कहा जाता है जब एक साल के दौरान 6 महीना लोग पैसा कमा पा रहे हैं, 6 महीना अपना पेट भर पा रहे हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए 6 महीने दिक्कत में काट रहे हैं। एग्रीकल्चर में जनरली ये चीज देखने को मिलेगी जहां पर सीजनल एम्प्लॉयमेंट होगा या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जहां पे 6 महीना काम मिल रहा है, 6 महीना काम नहीं मिल रहा, वहां पे 6 महीना इंसान गरीब नहीं है, अपना पेट भर पा रहा है, लेकिन बाकी का 6 महीना उसके पास पेट भरने को सामान नहीं है। तो देन वी हैव
हैव क्रोनिक पॉवर्टी का डेफिनेशन एंड ट्रांजेंट पॉवर्टी का डेफिनेशन। फिर पुअर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हो सकते हैं कि क्या क्या कॉमन चीजें देखने को मिलेगी। लो इनकम होगा लीडिंग टू हंगर, स्टारवेशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। इंडिया का आप माल न्यूट्रिशन का डाटा उठा के देख सकते हैं, इंडिया बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, येमेन, जहां पे कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है, उनसे भी ज्यादा बुरा डाटा है इंडिया का। अगर आप इंटरनेशनल डाटा माल न्यूट्रिशन का रिसेंटली जो आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम के एक हम कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है उसमें उसे छापा गया है, वहां पे इंडिया काफी बुरा परफॉर्म कर रहा है। रूरल पुअर लिव इन कच्चा हटमेंट्स वेयर द अर्बन पुअर लिव इन स्लम्स। अर्बन लोग, अर्बन गरीब लोग स्लम में रहता है, जो रूरल गरीब लोग है वो कच्चा हाउसेज में रहते हैं। लैक एसेट्स एज वेल एज इनकम, ना तो उनके पास कोई स्टेबल इनकम सोर्स होता है, ना ही कोई ज्यादा प्रॉपर्टी जायदाद होती है। ऑफन हैव लार्ज फैमिलीज। द लॉजिक ऑफ दिस इज बिहेवियर इज दैट पुअर हैव नो अदर एसेट एक्सेप्ट देयर चिल्ड्रन। फ्रॉम अ वेरी यंग एज चिल्ड्रन आर पुट टू वर्क टू सप्लीमेंट या सपोर्ट द फैमिली इनकम। लेट मी टेल यू क्या हो रहा है यहाँ पे। गरीब तबके में आप देखोगे बच्चे बहुत होंगे। रीजन क्या है? साइकोलॉजी। यहां पर वो लोग टैप क्या करते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा लोगों को काम पे भेजा जा सकता है, एंड जितने लोग काम पे जाएंगे उतना बेटर घर में खर्चा पानी चलाने के लिए पैसा आएगा। तो इसलिए पुअर फैमिलीज जनरली लार्ज फैमिलीज होती हैं। देन वी हैव वुमेन पे फोकस करते हुए, वुमेन आर मोर डिसएडवांटेज्ड एज कंपेयर टू मेन। दे आर एजुकेटेड, their educational, nutritional and health status is worse than that of men। अभी पुअर लोगों में जब आप कंपेयर कर रहे हो मेन एंड वुमेन के स्टेटिस्टिक्स, तो वुमेन के हालात और बदतर दिखेंगे, न्यूट्रिशन के मामले में भी, एजुकेशन के मामले में भी एंड हेल्थ स्टेटस के मामले में भी। द पुअर आर लैकिंग इन ह्यूमन कैपिटल बिकॉज ऑफ देयर लो एजुकेशनल लेवल। प्रॉब्लम इज कि जो गरीब तबका है वो राइज भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनको बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन कैपिटल यानी कि एक फॉर्म ऑफ एसेट नहीं बन पाता, ऐसी चीज नहीं बन पाता जो एंड ऑफ द डे पैसा कमा के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके, अपना घर का सिस्टम बेटर कर सके। क्योंकि पुअर स्किल्स होती है, एजुकेशन नहीं मिलता है। द पुअर मोस्टली वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहां पर एम्प्लॉयमेंट इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर, कभी भी काम से निकाला जा सकता है। वेजेस भी कम होते हैं एंड सोशल सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती है। दे आर एक्सपोज टू वैरायटी ऑफ हेल्थ रिस्क, बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क होते हैं। स्लम है, कंजस्टेड है, कच्चा हाउस है, पक्का हाउस नहीं है, इन सभी फैक्टर्स की वजह से वो लोग दिक्कत में है। दे आर डिपेंडेंट ऑन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वेयर द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इज वेरी पुअर। अगेन वो पब्लिक हॉस्पिटल्स पे है, जो फ्री सर्विसेज है उन पे डिपेंड करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स पे डिपेंड करेंगे, जिनका क्वालिटी इज रियली पुअर। इन जनरल द पुअर हैव लेस एक्सेस टू पब्लिकली प्रोवाइडेड गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। दे सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डेप्रीवेशंस, यानी कि उनको बहुत ज्यादा हम डेप्रीवेशन को कैसे समझते हैं, डिप्राइव कर दिया जाता है चीजों से, उनको उन तक चीजें पहुंच नहीं पाती हैं, पुशिंग देम इनटू द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। वो उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, पढ़ाई नहीं मिल रही है, हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है बेसिक, फिर अमीर कैसे होगा जब पढ़ा नहीं लिखा नहीं, ही डोंट नो कि काम कैसे किया जाएगा, पैसा है नहीं बिजनेस खोलने के लिए, तो उसी पॉवर्टी के साइकिल में ये लोग घूमते रहते हैं। द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफाइंस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। अगेन ये आपके पास डाटा आ गया, इसके आप सिंपल नोट्स ले सकते हो कि पॉवर्टी लाइन क्या है, बेसिक इनकम कितना होना चाहिए। आपके पास 2011-12 का डाटा है, ठीक है, रूरल का डाटा है, देन आपके पास अर्बन का डाटा है, ये सब आपके पास डाटा है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसके आप नोट्स बना सकते हो। अलग अलग स्टेट्स के लिए कुछ जो भी इंपॉर्टेंट डाटा बुक रियलाइज करती है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो यहाँ पर लिख दिया गया है, राइट। उसके बाद अगेन केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ने बहुत रिमार्केबल काम किया है पॉवर्टी को हटाने के लिए। अगेन ये सारा आपके पास डाटा आ जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी वो स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, 2-3 ऑप्शंस दे देंगे तो आपको वहां पर बताना होगा, राइट। उसके बाद है कि पॉवर्टी के मेन कॉजेस क्या रहे, सबसे बड़ा कॉजेस रहेंगे ब्रिटिशर्स, फिर होगी लैंड ओनरशिप में इनइक्वालिटीज, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर उस लेवल पे डेवलप नहीं कर पाया,
कर्जा बहुत ज्यादा है, मैसिव इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट है, देन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन है। ओके, आगे क्या है पोवर्टी का हमारे पास कि अप्रोचेस हैव बीन अडॉप्टेड इन इंडिया टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी, ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोसेस, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइडिंग बेसिक अम्यूनिटीज टू। क्या क्या है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में, क्या होगा, लोग क्या करेंगे कि यार गरीबों के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, जो बैकवर्ड एरियाज है वहां जाके फैक्ट्रीज खोलते हैं, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में गरीब लोगों को कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड किया जाता है कि आपको हम मनरेगा के अंदर काम दे देंगे, इस फलानी स्कीम के अंदर आपको काम दे देंगे, बीमा स्कीम दे देंगे, आयुष्मान भारत दे देंगे, इस तरीके की चीजों से उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की जाती है। बेसिक अम्यूनिटीज में जैसे कि पीडीएस सिस्टम जो होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन सस्ते दामों पे मिलना, कुछ राशन फ्री मिलना, जो बेसिक शौचालय, जल जैसी चीजें हैं, टॉयलेट, वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटीज जैसी चीजें वो इन्हें फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। इस तरीके से पोवर्टी से फाइट किया जाता है। पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स दो मेजर कैटेगरीज में बांटे गए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। जैसे मैंने मनरेगा की बात की है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है कि गवर्नमेंट आपको काम देगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट क्या करती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं कि यार आप लोग अपना बिजनेस खोलो, हम आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना देते हैं, आपकी कमेटी बना देते हैं एंड सब लोग पैसा जोड़ो एंड बिजनेस खोलो। इस तरीके से जो खुद की फैक्ट्रीज, खुद की बैकयार्ड इंडस्ट्रीज खोलने के लिए प्रमोट किया जाता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे सरकार आपको नौकरी देती है, किसी भी तरीके से रोजगार देती है। द मेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की आपके पास लिस्ट आ गई है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की आपके पास लिस्ट आ गई है। ये आपका अगेन डाटा हो गया, ये आप नोट जरूर करना, डोंट स्किप इट बिकॉज एमसीक्यूज में ये चीजें पूछी जाएंगी। Most important poverty alleviation programs introduced in the country so far has been मनरेगाज, अगेन यहाँ पे उसके बारे में बताया हुआ है। Then we have PDS system, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कह सकते हैं, या बेसिक एम्यूनिटीज वाला जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर बात की गई है। इतनी बात हमें क्लियर है। दिस वॉज ऑल अबाउट पोवर्टी चैप्टर। छोटा चैप्टर है, ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, सिंपल सिंपल कुछ डेफिनेशंस है, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यहाँ पे जो भी पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है, पोवर्टी ये सॉरी वेज वाले प्रोग्राम्स हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले प्रोग्राम्स है, इनका डाटा आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। देन वी हैव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है जिसका सिंपल सा मतलब है कि जो इंसान है उसको काबिल बनाया जाए कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके, काबिल बनाया जाए कि कुछ काम कर सके, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके इकोनॉमी के अंदर। डॉक्टर बनाना, किसी को इंजीनियर बनाना, किसी को लेबर बनाना, किसी को हम कह सकते हैं कि रिसर्च करने वाला बनाना, साइंटिस्ट बनाना, किसी को दुकान खोल के देना, ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाएंगी, क्योंकि लोग मेल्स फीमेल्स मिलकर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगेन ये चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है तो इसे हम पोवर्टी की तरह नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन की बात आएगी, हेल्थ की बात आएगी। बेसिकली दो ही मेन फैक्टर्स रहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, कि बंदे को एजुकेशन दो, राइट, एंड उसको बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करो जिससे वो एफिशिएंटली काम कर सके। दो चीजें होंगी तो एक्सपेक्ट करके चलता है कि ह्यूमन कैपिटल अपने आप ही फॉर्म हो जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। फिजिकल कैपिटल्स क्या होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा एटसेट्रा। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जो भी स्किल्स, नॉलेज एंड जो भी एसेट्स है इंडिविजुअल के, उसको हम क्या बोलते हैं, जो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। एनी एक्टिविटी विच augments man's productivity capacity is the source of human capital formation। जो ह्यूमन को कैपिटल बना रही है उसी को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोल देंगे। मेन सोर्सेज कहां से है, एजुकेशन पे खर्चा करो ह्यूमन कैपिटल बनेगा, हेल्थ पे खर्चा करो ह्यूमन कैपिटल बनेगा, ऑन जॉब, जॉब देकर बंदे को ट्रेन करो, ऑन जॉब ट्रेनिंग दो
ह्यूमन कैपिटल बनेगा। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, जो बड़े हो चुके हैं लोग लेकिन उन्होंने बेसिक एजुकेशन गेन नहीं किया, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करो, वो भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे। माइग्रेशन ऑफ पीपल में आप हेल्प करो। अगर केरला में जॉब नहीं है, यूपी में जॉब है, तो केरला से लोगों को बुला लाओ, यूपी के अंदर उन्हें काम दो। माइग्रेशन में हेल्प करो। एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन फैला दो, कहाँ कहाँ जॉब्स मिल सकती हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स है, क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन से एजुकेशनल कोर्सेज है। जितना इंफॉर्मेशन फैलेगा उतना लोग बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। देन वी हैव ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, दो अलग अलग चीजें, फटाफट से पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ओके, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट सेम साउंड करता है पर अलग अलग बात है। ह्यूमन कैपिटल, जब भी हम बार बार बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की, हमारा लहजा क्या होगा बात करने का? ह्यूमन कैपिटल, कि इंसान को काबिल बनाओ ताकि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए। लेकिन जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे तब हम बोलेंगे कि इंसान को काबिल बनाओ, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करो, उसको एजुकेशन दो, उसको हेल्थ केयर दो, ताकि वो एंड ऑफ द डे एक अच्छी लाइफ जी सके, एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड वाला लाइफ जी सके। ह्यूमन को डेवलप करो, वहां पर एंड प्रोडक्ट क्या है? ह्यूमन ही है। ह्यूमन कैपिटल में एंड प्रोडक्ट क्या है? पैसा, कि पैसा बना पाए अगला। किसको बात समझ में आ रही? दोनों प्रोसेस काम सेम तरीके से कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस बोल रहे कि काबिल बनाओ ताकि पैसा कमा सके, एक बोल रहे कि उसको बढ़िया जिंदगी वो जी सके इसीलिए काबिल बना दो। ओके, सो वी हैव ह्यूमन कैपिटल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को डेवलप करने में। ऑब्वियसली ह्यूमंस अच्छे होंगे तो वो फिजिकल कैपिटल को बेटर यूटिलाइज करेंगे एंड बढ़िया काम कर पाएंगे। एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन डेवलपमेंट करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, एंड पुअर लोगों को ग्रो करने में हेल्प करेगा, रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, उसके बाद वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव बिहेवियरल इंपैक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग वगैरह से भी स्किल्स इंप्रूव होती दिखेंगे। इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ मासेस इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी एंड लीड्स टू क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे ओवरऑल ह्यूमन की ग्रोथ की बात की जा रही है। ओके, देन वी हैव ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इज दिस रिपीटिंग? ओके, नो इट्स नॉट। चलो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो प्रमोट्स, ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। इकोनॉमी ग्रो करेगा, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि अगर इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो एजुकेशन में लोगों के पास पैसा होगा, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, हेल्थ के लिए पैसा होगा, एंड अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा तो वो पैसा कमाएगा तो एंड ऑफ द डे इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी। दोनों साथ साथ एक ही साइक्लिक मूवमेंट में चलते रहते हैं। मेन प्रॉब्लम्स क्या है? रिसोर्सेज पूरे नहीं है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, राइजिंग पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो स्कूलों में पढ़ा रहे वो फैक्ट्री में यूज नहीं हो रहा है, इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड रिक्वायरमेंट्स, चाहिए सीए है बन डॉक्टर ही रहे हैं सारे, वो दिक्कत है। पॉवर्टी ऑफ जनरल मासेस, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमन कैपिटल बन ही नहीं पा रहे हैं, ये भी एक कारण है। द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन करे, क्या जरूरत है गवर्नमेंट की? क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों ही बहुत ज्यादा महंगी चीजें होती है, महंगे इंस्टीट्यूशन होते हैं। स्कूल खोलने में बहुत पैसा लगता है, हॉस्पिटल खोलने में बहुत पैसा लगता है, एंड अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स इतना पैसा खर्च करके कोई इंस्टीट्यूशन खोलेंगे तो वो उस पैसे को रिकवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से सर्विसेज महंगी हो जाएंगे एंड आम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है, वो खुद हैवी इन्वेस्टमेंट करती है, फिर भी सस्ते में लोगों को एजुकेशन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। देन वी हैव एजेंसीज आ जाएंगे जो एजुकेशनल सेक्टर में काम कर रही है। अगेन ये आपका डाटा हो गया, ये आप नोट कर लेंगे। सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखा गया है, एंड एनरोलमेंट भी
इंक्रीज किया है। पब्लिक एक्सपेंडिचर पहले इतना था, अब इतना हो गया है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाता है इस देश के अंदर, जो बोलते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिलेगा, फ्री मिलेगा। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन स्कीम्स आ गई हैं आपके पास। अगेन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स में इन चीजों को नोट कर लेंगे, राइट। देन वी हैव इंडिया, the Indian higher education system, which includes technical education, is one of the largest in the world, just behind USA and चाइना। प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन सिस्टम में? हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी, आज भी बहुत लोग अनपढ़ है, फेलियर्स बहुत है, ड्रॉप आउट रेट्स बहुत है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं बीच में। पुअर क्वालिटी है इंडियन स्कूल्स का, वास्ट रीजनल डिफरेंस एंड वेराइटी ऑफ एजुकेशनल इंडिकेटर्स है, अनसैटिस्फैक्ट्री स्प्रेड ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर एजुकेशन। अगेन ये बार बार वही बोलेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जा पा रहा है। देयर इज अ नीड टू मेक चेंज इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम सो दैट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन इम्प्रूव। एंड ऑफ द डे एजुकेशन इंप्रूव होगा, ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगा, एंड एंड ऑफ द डे इकोनॉमी ग्रो करेगी, ह्यूमन कैपिटल और इंप्रूव होगा। इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल। लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट शुरू करते हैं। अगेन रूरल डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, इसको भी हम फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कंटिन्यूज टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड। रूरल इंडिया का हमने सेम समझा ही था, बहुत बड़ा पॉपुलेशन आज भी रूरल इंडिया का पार्ट है। रूरल इंडिया और इंडिया का, ओवरऑल इंडिया का मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा है। एग्रीकल्चर का कंडीशन खराब है एंड उसको बेटर करने के लिए कुछ हो नहीं पा रहा है, इसीलिए सारा रूरल सेक्टर सफर कर रहा है। रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं, वो हाईलाइटिंग पॉइंट्स रहेंगे इस चैप्टर के। शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर समझ में आया। रूरल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, एक एक्शन प्लान है जिससे रूरल एरियाज को डेवलप करने की बात की जाती है। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट दैट रिक्वायर्स अर्जेंट attention, ठीक है। Government has undertaken number of efforts to meet these challenges of rural development, like improving rural infrastructure पे, health पे, education में। कहते हैं गवर्नमेंट काम कर रही है, क्रेडिट दे रही है, लोन्स दे रही है एग्रीकल्चर में, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, एंड फूड सेफ्टी नेट्स भी क्रिएट कर रही है ताकि रूरल एरिया डेवलप हो सके। इन द पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पीरियड्स द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट वाज ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। हमने कल के लेक्चर में भी बात की कि रिफॉर्म्स जो हुए, NEP LPG वाला जो रिफॉर्म था उसमें फोकस नहीं किया गया एग्रीकल्चर पे, सारा फोकस इंडस्ट्री और ट्रेड पर ही था। वाइल एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन निग्लेक्टेड, क्रेडिट नीड्स और निग्लेक्टेड। Credit needs of the farmers can be examined from two different angles, the basis of time and the basis of purpose. टाइम के बेसिस पे कई बार उनको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है कि हाँ एक बार फसल हो जाएगी उसके बाद वापस कर देंगे। कई बार लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होता है कि जमीन खरीदनी है या ट्रैक्टर खरीदना है, हैवी चीजें जब करना होता है फिर उनको लॉन्ग टर्म टाइम के बेसिस पे दो तरीके के लोन। देन वी हैव पर्पस के बेसिस पे, कई बार तो उनको अपने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही लोन की जरूरत पड़ती है, कई बार पर्सनल कंजम्पशन की नीड्स के लिए भी लोन की जरूरत पड़ती है। रीजन क्या है इसका कि एग्रीकल्चर में आपने एक बार फसल बो दी, अब उसको 6 महीना लगेगा, 6-7 महीने के पीरियड के बाद आप उसे बेच पाओगे, फिर जाके पैसा आएगा ना। वो 6-7 महीने अपना घर खर्च चलाने के लिए कई बार आपको लोन की जरूरत पड़ती है, कंजम्पशन नीड्स के लिए लोन की जरूरत पड़ती है। तो पर्पस भी दो तरीके के हो सकते हैं। अगेन वी हैव डिवाइडेड टाइम के बेसिस पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पर्पस के बेसिस पे प्रोडक्टिव नीड्स जो एग्रीकल्चर वाली है, एंड कंजम्पशन नीड्स, अनप्रोडक्टिव नीड्स भी जिन्हें कहा जा सकता है। ओके, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट मिलता कहां से, लोन कहां से मिलते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इंस्टीट्यूशन सोर्सेज, यानी कि या तो जो गांव के मनी लेंडर्स है, रिश्तेदार वगैरह, उनसे ले लो लोन, या फिर जो बैंक्स वगैरह एस्टैब्लिश किए गए हैं उनसे ले लो। तो ये हमारे पास आ जाएंगे मनी लेंडर, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स वगैरह। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स आ जाएंगे, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे, एंड रूरल रीजनल रूरल बैंक्स आ जाएंगे, नबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। देन वी हैव नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सब में नॉन इंस्टीट्यूशनल में सबसे इंपॉर्टेंट मनी लेंडर्स है,
money lenders accounted for as much as 71.6% of credit in 1951. तब तक 1951 तक ज्यादातर सारा पैसा किससे उठा रहे थे? मनी लेंडर्स, जो सेठ लोग होते थे उनसे ही उठाया जाता था। लेकिन हेवी डिपेंडेंसी ऑन मनी लेंडर्स की वजह से जो क्या था, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, फार्मर्स एक उस टाइम पे अगर हम देखें बहुत हाईली अनएजुकेटेड इंडिया का पॉपुलेशन था, एंड फार्मर्स ये मनी लेंडर्स के हिसाब किताब का शिकार हो जाते थे। बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, एंड ये मनी लेंडर्स कई बार अपने हिसाब किताब में घपला करके भी फार्मर से ज्यादा पैसा चार्ज करने की कोशिश करते थे। एंड फार्मर्स के पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता था, बात सारी उनकी माननी पड़ती थी। एंड ऑफ द डे एक्सप्लॉयटेशन होता था फार्मर्स का। देयर फर्स्ट institutional source of rural credit in this country was the institution of cooperative credit societies। आ जाएगा आपके पास। द कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। डेवलपमेंट काफी स्लो रहा। 1951 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने सिर्फ इतना ही % लोन प्रोवाइड किया। अगेन डाटा आ गया, 2017-18 तक ये इतना पहुंच पाया है। देयर आर मेनी डेफिशिएंसीज इन द वर्किंग ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। पार्टिसिपेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड रूरल क्रेडिट इंक्रीज्ड सब्सटैंशियली आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स। काफी इंक्रीज किया, कह रहे हैं। कमर्शियल banks are mandated to provide at least 18% of their net adjusted credit to agriculture। जितना भी लोन दे रहे हैं उसमें से 18% एग्रीकल्चर को ही जाना जरूरी है। Total institutional credit of commercial banks was as high as this। Again ये आपके पास क्या आ जाएगा, डाटा आ जाएगा। The performance and operations of commercial banks in rural credit have been criticized on various grounds। कह रहे जो क्रेडिट देने वाले जो बैंक्स है, इनका जो भी परफॉर्मेंस रहा है रूरल एरिया में, उसको कई कारणों की वजह से क्रिटिसाइज किया जा सकता है। जैसे कि टू मीट द क्रेडिट नीड्स द वीकर सेक्शंस ऑफ द रूरल कम्युनिटी, न्यू इंस्टीट्यूशंस RRBs। ओके, पहले इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे रीजंस नहीं दिए हुए हैं। द परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन रूरल क्रेडिट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड्स। क्या ग्राउंड्स है कि कई बार बिना चेक किए कि क्या ये लोन रीपे हो सकता है, लोन्स दे दिए जाते हैं। कई बार बहुत स्ट्रिक्ट इनकी तरफ से हम कह सकते हैं कि अपनाया जाता है रुख लोन रिकवरी का। एंड कई बार मेजरली गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, फार्मर्स का फेवर गेन करने के लिए, वोट बैंक गेन करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे लोन्स माफ कर देती है, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे पुअर परफॉर्मेंस रहता है इन क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का। टू मीट क्रेडिट नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल कम्युनिटी, एक न्यू इंस्टीट्यूशन रीजनल रूरल बैंक्स RRBs को सेट किया गया 75 में। RRBs अकाउंटेड इतना % ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। नबार्ड was set in इतना, एंड एपिक्स इंस्टीट्यूशन है ये फील्ड ऑफ क्रेडिट का। जितना भी रूरल बैंकिंग है उसका RBI कौन है? नबार्ड है। यानी कि नबार्ड इज द बॉस बैंक ऑफ ऑल द रूरल बैंक्स एंड रूरल क्रेडिट सिस्टम। उसके बाद हमारे पास है ये आपके पास अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, डाटा आ जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितने थे, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, कमिटीज क्रिएट की जाती थी वुमेन्स की या फिर गांव के लोगों की, जो अपनी सेविंग्स को पूल करते थे, सेविंग्स जोड़ते थे, एंड देन हर महीना सेविंग्स जोड़ के एक पर्सन को मिल जाती थी, एंड वो अपना कुछ भी काम धंधा शुरू करता था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग covers various services involved in moving an agriculture product from farm to consumer। सारी प्रोड्यूस होने के बाद से उस प्रोड्यूस को मार्केट तक बेचने तक जो भी प्रोसेस हो रहा है वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का प्रोसेस है। इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम सफर्ड अ नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, काफी ज्यादा डिफेक्ट्स थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे मेजर्स अपनाए एंड इस सिस्टम को ठीक किया, ऑर्गेनाइजेशन किया, रेगुलेटेड मार्केट्स का, ग्रेडिंग का काम शुरू किया कि कौन सी फसल A ग्रेड है, B ग्रेड है, स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए, गोडाउन स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई, मार्केट इंफॉर्मेशन मार्केटिंग किया, इंस्पेक्शन किया, गवर्नमेंट ने परचेज किया, सपोर्ट प्राइजेस फिक्स किया, MSP वगैरह दिया, एंड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम एंड ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट ग्राम्स के नाम से उन्होंने फैसिलिटी स्टार्ट की फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। देन वी हैव कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ प्रैक्टिस इन विच फार्मर्स जॉइन हैंड्स।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसी भी चीज की हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, फार्मर्स में हो, वुमेन की हो, किसी पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन, क्रीड, किसी भी बेसिस पे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जब नंबर ऑफ पीपल साथ मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं कि हाँ ये हमारी सोसाइटी एंड ये हम अपनी जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं इनके बेनिफिट के लिए काम करेंगे। तो जो फार्मर्स ने मिलकर सोसाइटी बना ली वो कोऑपरेटिव फार्मर्स सोसाइटी बन गई। इन इंडिया कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्ट्रक्चर हैज बीन बिल्ट अप बाय वेरियस लेवल्स एंड एपिक्स इज, ये अगेन आपके पास डाटा आ गया, सम ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग channels emerged in the countries in which farmers sell their products directly to the consumers. Okay, then we have agriculture diversification can mean two things. Important topic, agriculture diversification. Diversify करने का मतलब होता है कि आप एक चीज पे स्टक ना हो, आप अलग अलग चीजों पे मूव करो। एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन दो तरीकों से हो सकता है, या तो जो क्रॉप आप पर्टिकुलरली ग्रो कर रहे हो, वीट, राइस, इससे निकल के आप ड्रैगन फ्रूट उगाओ, स्ट्रॉबेरीज उगाओ, आलू उगाओ, प्याज उगाओ, कुछ अलग उगाओ, वो भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। या फिर एग्रीकल्चर को छोड़कर आप आईटी में काम करो, आप कोई और सर्विस सेक्टर में काम करो, आप कोई अपना इंडस्ट्री खोल लो, इसे भी डाइवर्सिफिकेशन कहा जा सकता है। तो दो आ गए, एक तो क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना एंड लेबर फोर्स को ही शिफ्ट कर देना एग्रीकल्चर के बिजनेस से। देन वी हैव नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, क्या काम किया जा सकता है जो हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर किया जा सकता है, फिशरी, एग्रो प्रोसेसिंग एंड फूड प्रोसेसिंग का काम हो सकता है एंड ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड के यहाँ पे ऑप्शंस है। 19 लाइफ स्टॉक सेंसस हैव बीन कंडक्टेड, अगेन आपके पास ये डाटा आ गया, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, ये डाटा आ गया, मैसिव इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन है ड्यू टू ऑपरेशन फ्लड जो 1970 में लाया गया था बाय एनडीडीबी, ये आपके पास डाटा आ गया है। देन फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, वो डाटा है। इंडिया की फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ फूड प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी टू द फूड बास्केट, कंट्रीब्यूटिंग टू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉइंग इतना मिलियन पीपल। अगेन आपके पास डाटा आ गया। मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है, हॉर्टिकल्चर की 6 कैटेगरीज क्या है, फ्रूट्स प्रोड्यूस करना, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और एरोमेटिक खुशबू वाले प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। 2012-13 में द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वाज आउटपेस्ड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ज्यादा हो गई थी फूड ग्रेन्स से भी। Then again we have data, National Horticulture Mission has launched by the government of India under 5-year plan. Then we have IT can help Indian agriculture sector in a number of ways. जो IT sector है कैसे help कर सकता है, वो हमें help कर सकता है marketing के channels में, and moreover वो हमें help कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फसलों पर काम कर सकते हैं एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए। Then we have organic farming, ये एक तरीका है जहाँ पे आप नेचुरली फसलों को ग्रो करते हो, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जैसी, इंसेक्टिसाइड्स जैसी कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल्स को यूज नहीं करते हो। ये महंगा पड़ता है काफी, पर इसमें जो भी फल सब्जियां ग्रो होती है वो बहुत बेटर क्वालिटी की होती है, लेकिन प्रोड्यूस कम होता है। जैसे आप HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स चीजें यूज करते हो तो फसल ज्यादा होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक में क्वांटिटी कम होती है लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जो कि कंपैरेटिवली महंगा भी बिक सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि बिजनेस काफी अच्छा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, बट स्टिल इट्स अ रिस्की बिजनेस जिसकी वजह से ज्यादा लोग इसकी तरफ शिफ्ट नहीं करते। एक सिस्टम है जो कि लार्जली एक्सक्लूड करता है यूज ऑफ सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग के काफी बेनिफिट्स है, जैसे हमने बात की, हेल्थ बेनिफिट्स आएंगे लोगों को, आर्टिफिशियल केमिकल्स उनके अंदर नहीं जाएंगे, नेचुरल उनको जो भी न्यूट्रिशन है वो ज्यादा मिलेंगे। एंड सिक्किम ने अचीव किया है गोल ऑफ कन्वर्टिंग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग 2016 में। अगेन डाटा आ गया है, no programs of rural development can succeed unless the participation of rural people themselves। हमें समझना पड़ेगा कि जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो तब तक काम नहीं कर सकते जब तक रूरल लोग ही उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं। The development itself is a learning process that necessarily entails a great deal of trial and error method, कि ट्राई करो,
फिर आप देखोगे कुछ चीज काम कर रही है, कुछ चीज काम नहीं कर रही है। इस तरीके से हमें अपने रूरल डेवलपमेंट के प्लान को बेस करके लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, राइट। हमें सक्सेस स्टोरीज देखनी पड़ेंगी कि रूरल एरियाज में क्या क्या काम किया है, एंड उसी को रेप्लिकेट करके हमें रूरल एरिया की डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अबंडेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन रूरल इंडिया में ही रहता है। So this was the first 3 chapters of current challenges faced by the Indian economy. Now next 3 chapters के लिए हम लोग कल मिलेंगे। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, you can drop it down. एंड जो इन तीनों चैप्टर्स के MCQs है उनके अलग अलग 3 लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ गुड डे।